कूल। तो कल हमने कवर करा था, नेक्स्ट खोल लेता हूँ फाइल, सेशन 10। कल हमने मोस्टली जॉइंट्स पे फोकस करा था। जॉइंट्स के साथ साथ हमने यूनियन देखा था क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने आई गेस एक शायद फंक्शन करा था, फिर मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, मोस्टली कल हमने जॉइन से करे थे, फुल आउटर जॉइन एंड एंटी जॉइन क्या होता है वो। साथ में थोड़ा बहुत हमने सीटी समझा था, सीटी क्या होती है, ठीक है। तो आज थोड़ा और बेटर समझेंगे सीटी कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। उसके अलावा व्हाट एल्स, चलो। सो आज विल कवर काफी टाइप के टेम्पररी टेबल्स होते हैं, जैसे एक तो टेम्पररी टेबल ही हो गया, देन यू हैव व्यूज, सब क्वेरीज और सीटी दोबारा से। साथ में वील डू विंडो फंक्शंस, ठीक है। कूल। सो जैसे हमने क्या करा था, मुझे अगर मान लो पूरा सुपरस्टोर के डेटा पे एनालिसिस करना है, तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेरीज के लिए मुझे बार बार क्वेरी लिखनी पड़ेगी पूरी, और फिर मुझे उसमें अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे चाहिए कि हर कैटेगरी में कितनी सेल्स है। तो मैं फिर क्या करूंगा कि पहले अगर ये आता है क्वेश्चन, सेल्स बाय कैटेगरी फॉर एग्जांपल, तो सेल्स बाय कैटेगरी के लिए पहले मुझे करना पड़ेगा ट्रांजैक्शंस वाली टेबल को ज्वाइन, प्रोडक्ट वाली टेबल, प्रोडक्ट्स, एंड देन सब कैटेगरी वाली टेबल, क्योंकि मुझे चाहिए कि टेक्नोलॉजी के साइड में उसका टोटल सेल्स अमाउंट आ जाए, राइट। और अभी क्या हो रखा है कि ट्रांजैक्शन में सिर्फ सेल्स और प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी में मेरे पास प्रोडक्ट आईडी और सब कैटेगरी आईडी है, और सब कैटेगरीज में मेरे पास सब कैटेगरी आईडी और कैटेगरी का नेम है। तो मुझे इन तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही मान लो एक और क्वेरी आती है यूजिंग द सेम डेटा सेट, कि अब मुझे चाहिए कि मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय रीजन। अब हमसे अगर ये पूछा है, तो अगेन मुझे चाहिए कि जैसे साउथ रीजन है उसमें टोटल कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए, वेस्ट रीजन हो गया उसमें कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए। तो मुझे ट्रांजैक्शंस और ऑर्डर्स, सॉरी ऑर्डर्स, लोकेशन, और एक मुझे रीजन्स, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी जाके मैं निकाल पाऊंगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईच रीजन, राइट। तो अब इंस्टेड ऑफ कि मैं बार बार ऑर्डर आईडी है ना, ट्रांजैक्शन है, हाँ ट्रांजैक्शन में ऑर्डर आईडी है, तो उसकी ऑर्डर टेबल की फिर जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यार एक कस्टमर ने नंबर ऑफ कैटेगरीज और कस्टमर ऑर्डर्ड फ्रॉम, जैसे मुझे ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ कि कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर करा है। तो अब मुझे चाहिए कि कैटेगरी वाइज बस काउंट ऑफ कस्टमर आ जाए। तो इसका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि एक डेटा हमारा कस्टमर टेबल में है, दूसरा डेटा हमारा ये कैटेगरी सब कैटेगरीज टेबल में है। तो मुझे फिर सब कैटेगरीज, इसको ऐसे ट्रांजैक्शन से ही कर लेंगे ज्वाइन, ठीक है। तो ऐसे मुझे एक और ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या कर सकता हूँ, एक डेटा सेट बना ही लेता हूँ जिसमें मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ताकि मुझे बार बार ज्वाइंट्स ना लिखने पड़े, ठीक है। सो मेरा जो एक कंसोलिडेटेड टेबल बनेगी, वो उसकी क्वेरी कुछ ऐसी बनती है, जो हमारा सुपरस्टोर का डेटा है, इसमें हमने सारी जितनी भी टेबल्स हैं सबको ही ज्वाइन कर दिया, एंड फाइनली वी गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो मेरा सारा एनालिसिस मैं इसके थ्रू करूंगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें दिक्कत क्या है कि अभी ये जो टेबल है, मुझे इसको ट्रीट करना है एज वन टेबल एंड नॉट अ क्वेरी। जैसे मुझे अगर ये निकाल लो, मान लो इसी टेबल को यूज करके, जो ये मेरे पास रिजल्ट में आ रही है कि मेरे हर सेगमेंट के हिसाब से कितने कस्टमर्स हैं, राइट। तो मुझे इस पे लगाना पड़ेगा कुछ ऐसा सिंटैक्स कि मान लो सेलेक्ट सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट का कॉलम तो है ही, और मुझे चाहिए होगा काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ कस्टमर आईडी
रिकॉर्डिंग तो आना। ठीक है, सो मुझको फिर क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी, पर ये बिलो क्वेरी करके क्या है एक्चुअली में, इट मींस कि ये वाली टेबल जो मेरे को ये क्वेरी रिटर्न करके दे रहे हैं ना, मुझे उसको एज अ टेबल यूज करना है। तो इन पर्पसेस के लिए हम बनाते हैं टेम्परेरी टेबल्स, मतलब टेम्परेरी डेटा स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारा टेबल स्टोर होगा, मतलब ये सारा डेटा। ठीक है, तो एसक्यूएल आपको 4 तरीके प्रोवाइड करता है जिसमें आप ऐसे टेम्परेरी टेबल्स बना सकते हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सब क्वेरीज। ठीक है, सो इसको दिखा भी देते हैं एक सेकेंड। हमारी पहली जो ओरिजिनल टेबल है वो भी ये, जिसमें सारा कुछ आ रहा है। अब मुझको ट्रीट करना है इसको एज अ टेबल, तो मैं क्या करूंगा, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। और मैं क्या करूंगा, अब इसको लिखता, इसके ऊपर एक क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये जो टेबल बन के आ रही है उससे। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, मैंने सिंपली इसको बोला कि ये मेरी टेबल की तरह ट्रीट कर इसको, और इस पे अब एक क्वेरी चला। सो सब क्वेरी का सिंपल आपका सिंटैक्स क्या है, आप पहले अपनी जो ओरिजिनल क्वेरी है जिसको मैं, जो टेबल जिसको आप बनाना चाहते हो, ठीक है, सो पहले जो टेबल विच, या सॉरी टेबल नहीं, क्वेरी विच वी वांट टू यूज एज अ टेबल, पहले मैंने वो क्वेरी बना दी। तो हमारे केस में वो वाली क्वेरी होगी ये पूरी जो ज्वाइन वाली। अब मुझे इस क्वेरी का जो रिजल्ट आ रहा है उसका जो टेबल यूज करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा, मैं अपनी नॉर्मल क्वेरी लिखना शुरू करूंगा। सेलेक्ट, जो भी मैं, या तो सारे फील्ड दिखा दे या एग्रीगेशन कर दे जो भी। सो मेरी फील्ड लिस्ट आ गई, फ्रॉम ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारी क्वेरी है वो, और इसको एक एलियास दे देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे करा हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम ऑल फ्रॉम, हमारी ये क्वेरी थी, और इसको मैंने एंड में जाकर एक एलियास दे दिया। ठीक है, तो जब भी आप किसी सब क्वेरी को फ्रॉम क्लॉज में यूज करते हो, आपको उसे हमेशा एक एलियास असाइन करना होता है, एलियास के बगैर ही एरर देता है। ठीक है, अब अगेन हमारा क्वेश्चन ये था, मुझे निकालना है कि मेरे हर सेगमेंट में कितने कस्टमर्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली सेगमेंट काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, और क्योंकि मैं इसको सेगमेंट के हिसाब से निकाला तो ग्रुप बाय लगा दूंगा। ग्रुप बाय सेगमेंट। तो ये जो मेरी पूरी क्वेरी है, जो मैंने एक दूसरी क्वेरी के अंदर लिखी है, इसको बोलते हैं हम सब क्वेरी। ठीक है, सर जो आपने बताया उसकी टेबल बनानी जो आपने एलियस भी दिया उसका नाम फिर दूसरी बनाई है टीम में। हाँ हाँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरी जो डेटा मुझे चाहिए, पहले मैंने वो एक टेबल में बना लिया एक क्वेरी के थ्रू। अब इस क्वेरी का जो रिजल्ट आ रहा है मुझे उसको एज अ टेबल यूज करना है। तो इसको एज अ टेबल यूज करने के लिए इनको पहले ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं पूरी क्वेरी को। फिर मैं अपनी नॉर्मल जैसे क्वेरी लिखते हैं वही लिख दूंगा, क्योंकि ये अब मेरी एसक्यूएल क्या करेगा, इस पूरी चीज को एज अ नॉर्मल टेबल की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ये टेबल, और इसको एक एलियास दे देंगे।
एंड देन इस पे अपनी नॉर्मल जो क्वेरी जैसे चलाते हैं, जैसे मान लो अभी मेरी टेबल की तरह ही आ रहा है, तो जैसे हम टेबल पे क्वेरी लिखते हैं, एग्रीगेशन की होगी, किसी की भी होगी, वही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इसको सेगमेंट का कॉलम मिल रहा है यहाँ पे, राइट। इसको कस्टमर आईडी का भी कॉलम मिल रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है कि आपका कस्टमर आईडी रिपीट कर रहा है, क्योंकि उसने मल्टीपल टाइम ऑर्डर करा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे। ठीक है, सो इससे आपका ये हो गया सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट। सब क्वेरीज को जनरली हम यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे यूजुअली, क्योंकि सब क्वेरी क्या होता है बेसिकली, आपकी एक नॉर्मल क्वेरी चल रही है, तो जैसे ये जो बाहर वाली है मेरी, ये तो होगी मेरी मेन क्वेरी, उसके अंदर मैं एक और क्वेरी चला रहा हूँ। तो क्या होता है, एसक्यूएल के लिए थोड़ा सा हैवी काम हो जाता है। ठीक है, और अगर आपकी टेबल जैसे इसमें बहुत सारे जॉइंस लगे हैं, तो जब बहुत सारे जॉइंस होते हैं तो वो और भी स्लो चलता है। तो सब क्वेरी और भी ज्यादा स्लो चलती है, एनी क्वेरी जिसमें आप सब क्वेरी डालते हो वो बहुत स्लो चलती है। तो जनरली हम यूज करते हैं सब क्वेरीज को जब हमें एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज चाहिए होता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं विद वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज आपका जैसे सेलेक्ट में भी यूज हो जाता है। हाँ, सब इसको बस इसी एक ही चीज के साथ यूज करते हैं जब आपका डेटा बहुत छोटा होता है, सिंगल कॉलम डेटा है और बहुत छोटा है, तो तभी यूज करते हैं। पूरी की पूरी टेबल के लिए सब क्वेरी नहीं यूज करते, क्योंकि फिर परफॉर्मेंस इशू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई कि, एक सेकंड, हाँ क्या, एक जैसे ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें रीजन और कैटेगरी के हिसाब से मुझे चाहिए कि मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है। तो मेरी जो ओरिजिनल टेबल थी जो मैंने क्वेरी के थ्रू बनाई, उस पे मैंने बस क्या करा, ग्रुप बाय लगा दिया रीजन और कैटेगरी के बेसिस पे, और सम ऑफ सेल्स। इसको रीजन का कॉलम भी मिल रहा है, कैटेगरी का भी मिल रहा है, सेल्स का भी मिल रहा है। जब मैं ऐसे रन करता हूँ तो मुझे बेसिकली मेरा रीजन और कैटेगरी के हिसाब से सेल्स की वैल्यू आ रही है। ठीक है, बाकी ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कॉनकैट फॉर्मेट कैसे काम करता है। Okay. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि सब क्वेरी अब कहाँ पे यूज हो रही है। सो जैसे मुझे अब चाहिए कि वो वाले सारे कस्टमर्स जिनका रेवेन्यू 1000 से ज्यादा था इन 2013, तो मतलब हमारे पास जो डेटा आ रहा है, एक सेकंड, हमारा डेटा तो एक्सपैंड होते रहता है ना। तो जैसे जैसे नए जितना टाइम बढ़ेगा उतना डेटा भी ऐड होते रहेगा। तो हो सकता है ऐसा कोई कस्टमर हो 2013 से जो अभी भी ऑर्डर कर रहा है, तो उसके जो नए ट्रांजैक्शन होंगे वो भी हमारी डेटा में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए कि उन कस्टमर्स का मुझे एक एनालिसिस मिल जाए जिनका 2013 में $1000 से ज्यादा रेवेन्यू था। ठीक है, सिर्फ उन्हीं का, मुझे 2014 में कौन था उससे मतलब नहीं है, सिर्फ जो 2013 में थे और उनका $1000 से ज्यादा रेवेन्यू था। ठीक है, जिनका $1000 से ज्यादा रेवेन्यू था वही वाले कस्टमर्स आ जाए। तो हम पहले एक नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं इसमें, मुझे चाहिए वो वाले कस्टमर्स हु हैड टोटल रेवेन्यू सेल्स greater than 1000 in the year 2013। ये मेरा क्वेश्चन, ये वाले कस्टमर रिक्वायर्ड है। तो अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एक तो आई नीड कस्टमर आईडी, डेट, ऑर्डर डेट अच्छी जरूरत है, sum of sales as total revenue from transactions T join orders O। ऑर्डर्स क्यों करा, क्योंकि मुझे ऑर्डर डेट का कॉलम भी चाहिए। ऑर्डर डेट में फिल्टर लगा रहे हैं 2013 होना चाहिए। ऑन टी डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आईडी वेयर
एक ग्रुप का ही लगा। तो ये मेरे सारे कस्टमर्स आ गए जो 2013 में थे, मतलब जो भी उनकी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, और उनका रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है बेसिकली। तो जितना भी था वो सारा कुछ दिखा रहा है, पर मुझे मतलब है सिर्फ उन कस्टमर से जिनका रेवेन्यू 1000 से ज्यादा था। तो मुझे मतलब इस वाली वैल्यू पे जो सम ऑफ सेल्स आ रहा है उस पर फिल्टर लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हैविंग टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन 1000। अब मेरे कस्टमर जैसे पहले 595 कस्टमर्स आ रहे थे, अब ये 146 कस्टमर्स हो गए। और मुझे अगर मतलब किस चीज से, सिर्फ कस्टमर आईडी से, तो मैं ये हटा ही देता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरा डेटा सही आ रहा है। ओके, अच्छा। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्योंकि वो हटा दिया ना, टोटल रेवेन्यू जो कॉलम है था, वो आपने हाँ, तो इसलिए यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं सम ऑफ सेल्स। सम ऑफ सेल्स। तो अब मेरे पास 146 कस्टमर्स के वो आ गए कस्टमर आईडी। तो मुझे मतलब है सिर्फ इन कस्टमर आईडी से, बाकी किसी से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ उनका रेवेन्यू देखना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी टेबल मतलब मेरी लिस्ट बन गई ये मेरे लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस वेयर कस्टमर आईडी इन। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मैंने अब वेयर के साथ यूज करा अपना सब क्वेरी। बेसिकली एनी टाइप ऑफ क्वेरी जो आप देखते हो ना, कि एक मैंने नॉर्मल क्वेरी लिखी हुई है, फिर ब्रैकेट के अंदर ऐसे एक और क्वेरी आ रही है, इसी को हम सब क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। सो ये सब क्वेरी जो है एक्चुअली में ये क्या कर रही है अभी काम, ये मुझे एक लिस्ट ऑफ कस्टमर्स दे दिया है, ठीक है। और हमारा जो वेयर क्लॉज है, जैसे मान लो अगर एक और चीज देखें हम लोग, लेट्स से सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सब कैटेगरीज वेयर लेट्स से लेफ्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज सप्लाई कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ये चीजें मैंने मैन्युअली लिख दी क्योंकि छोटी सी लिस्ट है। पर इधर क्या हो रहा है, ये वाली मेरी जो लिस्ट है, ये मुझे या तो पूरी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने मान लो ये क्वेरी लिखी है अलग से, फिर मैंने इस पूरे डेटा को करा कॉपी। कॉपी करने के बाद फिर मुझे इसे फॉर्मेट भी करना पड़ेगा ढंग से कि ये मेरे कोट्स में आ जाए, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसको मुझे कोट्स में भी लाना पड़ेगा, साथ में मुझे कॉमा भी लाना पड़ेगा, ताकि कुछ इस फॉर्म में आ जाए, इस लिस्ट की तरह। पर इंस्टेड ऑफ दिस मैंने क्या करा कि ये जो क्वेरी बनाई है मैंने, इस क्वेरी को ही मैंने अपने वेयर क्लॉज में डाल दिया। तो इससे जो मेरे रिक्वायर्ड कस्टमर है सिर्फ वही आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, राइट। सो हमें अगेन क्या देखना था कि क्वेश्चन क्या था हमारा, एक सेकंड। क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन कहाँ भूल गया मैंने। राइट, सो हमारा क्वेश्चन बेसिकली बस ये कि हमें कस्टमर बेसिस पे एनालिसिस करना है। सो एनालिसिस क्या होगा कि इसने कितने ऑर्डर करे, इसका सेल्स कितना था अभी तक, हिस्टोरिकली इसका कितना सेल्स है। क्योंकि ट्रांजैक्शन डेटा में सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, इसमें तो हमारा पूरा डेटा है ना 2013 से 2016 तक का। तो अब मुझे क्या देखना है कि इन वाले कस्टमर्स की, कहाँ गए, जो मेरे ये वाले कस्टमर्स हैं, मुझे इनका सेल्स का पता चल जाए कितनी थी अभी तक, इनका प्रॉफिट कितना है। ओके,
ठीक है। सो मुझे बस क्या चाहिए, ये जो कस्टमर्स हैं ये वाले क्वेरी से जो आ रहे हैं, सिर्फ उनका मुझे देखना है सेल्स, प्रॉफिट, ऑर्डर्स कितने हैं, डिस्काउंट कितना अवेल कर रहा है एंड सो ऑन फ्रॉम 2013 टू 2016, क्योंकि अभी तक वो हमारा कस्टमर तो है ही। तो सिंपली क्या करा, कस्टमर आईडी, उसके बेसिस पे मुझे देखना है सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट एज total profit, count distinct, और क्या निकाल सकते हैं, इन्होंने कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे वो भी निकाल सकते हैं। सो कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट्स एंड, और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो अगर मैं ये चीजें निकालता हूँ, ग्रुप बाय लगाना, ग्रुप बाय तो लगा, किधर लिखा है, एक्सेंट क्वेरी हो गई। अच्छा ये लिखा हुआ कस्टमर आईडी, तो इससे मुझे एनालिसिस मिल गया इन कस्टमर्स का जिन्होंने $1000 से ज्यादा रेवेन्यू दिया इन 2013। हमने पहले फिल्टर कर लिया उन कस्टमर्स को जो 2013 में 1000 से ज्यादा रेवेन्यू था। फिर मैंने बस निकाल लिया सेल्स कितना है, प्रॉफिट, ऑर्डर कितना, कितने करे, और क्या क्या मतलब कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे अलग अलग। ठीक है, कूल। सो सब क्वेरी अगेन मोस्टली आप यूज करते हो इन वेयर क्लॉज, जो आपकी छोटी एक लिस्ट होती है और आपको वो डायनामिक बनानी है। ठीक है, उसके अलावा एक मैंने बस राउंड फंक्शन और इंट्रोड्यूस करा है। तो राउंड और एक आपका ट्रंकेट फंक्शन होता है। तो ट्रंकेट एक कीवर्ड भी हो गया, एक आपका फंक्शन भी होता है। इनमें डिफरेंस क्या है बस वो देख लेते हैं, इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं, पर ये यूज काफी होते हैं आपके, मतलब डिपेंड करते हैं क्या एप्लीकेशन है उसके हिसाब से यूज होते हैं। तो आप देखोगे ओरिजिनल वैल्यू, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, या ऐसे क्वेरी में देख लो। ठीक है, सो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है ये, तो ये मुझे दिखा भी है ओरिजिनल वैल्यू एज इट इज। पर जब मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट से क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया जिस तरीके से दिख रही है। तो मैंने इसे करा हुआ है एक तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसको इंडियन फॉर्मेट में देखना है, इंडियन करेंसी फॉर्मेट। तो इसने मुझे इंडियन करेंसी फॉर्मेट में इसको राउंड करके दिखा दिया। तो आप देखोगे मैंने कहा 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करना है, तो इसने लिया ये 7, 7 को इसने यहाँ पे कर दिया 1, मतलब जैसे राउंड होता है, राइट। तो अब ये 5 7 हो गया, यहाँ पे भी ये 5 7 दिखा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर्मेट क्या करता है, आपका जो नंबर वैल्यू होगा, क्योंकि नंबर के साथ ही काम करता है, ये नंबर को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। तो ये अब इस वजह से मैं ऐड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये नंबर नहीं है, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका एक राउंड फंक्शन आता है अलग से। तो राउंड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड की आपकी वैल्यू को राउंड कर देगा। तो आप देखोगे यहाँ पे भी दिखा रहे हैं ये 5 7 इंस्टेड ऑफ 5 6, राइट। तो राउंड आपका जो भी डेसिमल प्लेसेस आप बताओगे उतने राउंड कर देगा। बट ये डिफरेंट कैसे होता है, इसमें ना तो मेरा कोई करेंसी या नंबर फॉर्मेट आ रहा है, और इसमें जो मेरी वैल्यू है वो नंबर ही रहती है। तो मैं इसमें प्लस माइनस कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन जो भी,
इसमें नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया फॉर्मेट के थ्रू। राउंड में आपका नंबर ही रहता है वो डेटा टाइप, पर वो बस राउंड हो जाता है जितने भी डेसिमल प्लेसेस में। ऐसे ही आपका एक और फंक्शन है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, ये जितने डेसिमल प्लेसेस आप बोलोगे उतने ही रखेगा, बाकी हटा देता है। तो ये बस इफेक्टिवली 7 8 को हटा देगा, राउंड नहीं कर देगा। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी ये, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू में से इसने 7 और 8 को हटा दिया क्वेरी के आउटपुट में, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट, राउंड एंड ट्रंकेट। राउंड और ट्रंकेट में वैल्यू आपकी नंबर ही रहती है, पर राउंड में वो एक्चुअली में उसको राउंड अप कर देता है टू हाउएवर मेनी डेसिमल प्लेसेस। ट्रंकेट में वो राउंड नहीं करता, वो हटा देता है एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेसेस को। और फॉर्मेट क्या करता है, ये आपके वैल्यू का डेटा टाइप चेंज कर देता है, और उसको जो भी नंबर फॉर्मेट होगा, जो भी लोकल लोकल का, जैसे इंडियन लोकल हो गया, यहाँ पे EN9 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये इंडियन लोकल के बेसिस पे करना है। वैसे ही हो सकता है आपको जर्मन मतलब यूरोपियन करेंसी में देखना हो तो यूरोपियन फॉर्मेट में ले आएगा। तो इसको ये फॉर्मेट में ले आएगा, बट ऑल्सो उसका डेटा टाइप चेंज कर देगा। तो मैं इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकता जैसे नॉर्मल नंबर्स पे कर सकता हूँ, ठीक है। कूल। नेक्स्ट हम आते हैं टेम्पररी टेबल्स में। ये डेसिमल भी होती है। डेसिमल पे हाँ, क्योंकि डेसिमल में होते हैं ना कि मल्टीपल, हाँ एक होल नंबर पे काम नहीं करेगा। ओके, सो ऐसे ही जैसे सब क्वेरी है, अब सब क्वेरी के साथ नोटिस करोगे मेरी क्वेरी बहुत बड़ी हो रही है। जैसे ये वाली क्वेरी होगी, तो ओरिजिनल क्वेरी मेरी ये है, पर उसके अंदर जो मैं टेबल यूज कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी है, तो रीडेबिलिटी में थोड़ा इशू आ रहा है। ऑल्सो ये जैसे मैंने कहा था जॉइंट्स ऑन इट्स ओन बहुत ही स्लो चलते हैं, क्योंकि आप सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी टेबल्स को आप एक साथ कंबाइन कर रहे हो, तो वो रो बाय रो कंबाइन हो रहा है, राइट। तो वो प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, तो जितनी ज्यादा बड़ी आपकी टेबल होती है उतना ही स्लो आपका ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी कॉमन वैल्यूज मिल रही है उनके बेसिस पे रोज को अटैच कर देगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इतनी सारी टेबल्स को मैं एक साथ अटैच करूंगा तो ये और भी स्लो चलेगी क्वेरी, ठीक है। तो एक तो रीडेबिलिटी इशू है, दूसरी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत स्लो होगा, परफॉर्मेंस इशू होगा। पर इसमें एक चीज होती है कि आपका जो भी डेटा में चेंजेस होंगे ना इन टेबल्स में, मान लो कोई नया कस्टमर ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे वो रिफ्लेक्ट होगा कि मतलब वो कस्टमर यहाँ पे ऐड हुआ है या नहीं, ठीक है। सिमिलरली कोई नया प्रोडक्ट ऐड होता है, वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। या मान लो ट्रांजैक्शन टेबल में ही कोई नई रोज ऐड होती है, तो वो भी वो डेटा भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती सब क्वेरी, क्योंकि जब भी आप इस क्वेरी को चलाओगे ये वाली क्वेरी भी पूरी तरह चलती है, और फिर आपकी बाहर वाली क्वेरी चलती है, ठीक है। एक दूसरा तरीका और है ऐसे ही टेम्पररी टेबल मतलब डेटा स्ट्रक्चर बनाने का, विच इज थ्रू टेम्प टेबल्स, ठीक है। सो टेम्प टेबल क्या होता है, टेम्प टेबल आपकी एक्चुअली में आपके डेटाबेस में टेबल बना देता है, ठीक है। वो आपकी क्योंकि फिजिकली स्टोर हो रही है तो वो मेमोरी कंज्यूम करती है कुछ, मेमोरी के साथ साथ अब क्योंकि मेमोरी कंज्यूम कर, जैसे कोई फिजिकल टेबल होती है तो वो डेटाबेस पे स्टोर्ड है, उसको जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे मैं वर्कबेंच में क्वेरी लिख रहा हूँ, तो डेटाबेस से उसको वर्कबेंच में लाने में सीपीयू पावर लगता है, क्योंकि वो मेमोरी में कहीं दूसरी लोकेशन में स्टोर्ड है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टेम्पररी टेबल्स होती है वो स्लो चलती है क्योंकि उसको फेच करने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या आती है टेम्पररी टेबल्स के साथ, कि ये जो सेशन आपका चल रहा है उसी में एक्टिव रहती है। जैसे आप जैसे मान लो मैंने वर्कबेंच बंद कर दिया, उसके बाद वो टेबल खुद ही डिलीट हो जाएगी, तो वो सेव नहीं होती डेटाबेस में। जब जो एक्टिव सेशन होगा सिर्फ उसी में रहेगी, उसके बाद वो डिलीट हो जाती है। मतलब जैसे हमने बनाई उसको क्लोज कर दिया। हाँ हाँ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, सिंटैक्स भी आप एक बार पढ़ ही लेना, मैंने वैसे एग्जाम्पल्स दे ही रखे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसी टेबल को मैंने एक टेम्पररी टेबल में स्टोर कर दिया, जो हमने ऊपर क्वेरी लिखी थी, ठीक है। ये शायद पहले से बनी हुई है। मैंने ये टेम्पररी टेबल बनाई, इसको फेच करूंगा, तो अब मुझे बस एक टेबल का नाम ही लिखना पड़ रहा है, पूरी की पूरी ये जॉइन की क्वेरी नहीं लिखनी पड़ रही। तो अभी जब मैंने ये सेलेक्ट ऑल रन करा, तब तो डेटा आ गया मेरे पास। अब लेट से मैं ये बंद कर देता हूँ और मैं इसको दोबारा खोलता हूँ।
एंड अगर अब मैं इसे रन करूं तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई टेबल है ही नहीं। तो जैसे ही आपका सेशन बंद होगा वैसे ही ये टेबल भी उड़ जाएगी। तो इस उसी सेशन तक रहेगी। हाँ और इनकी क्वेरीज के अंदर कोई सा क्वेरी भी लगा सकते हाँ, सब कहीं भी लगा सकते हो, यस। ठीक है, तो जो टेम्पररी टेबल होती है उसका पर्पस क्या है? जैसे मान लो अब मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है, उसमें इतनी सारी टेबल्स हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं बार बार जॉइंस लगा के अलग अलग क्वेरीज लिखूं, मैं एक बार ये सारा डेटा कंबाइन ही कर देता हूँ और फिर मैं प्लान करता हूँ कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, सो इसको हम लोग प्लानिंग के लिए बनाते हैं कि हमें क्या क्या क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट में और क्या स्कोप है, उन सारी चीजों के लिए। हाँ, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स आपका यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो दोनों एसएसएमएस में कैसे लिखते हैं और आपका माईएसक्यूएल में कैसे लिखते हैं, दोनों का सिंटैक्स दिखा रखा है। हाँ हाँ, वो शॉर्टकट वाला तरीका है। एक आपका प्रॉपर तरीका है जो इतना बड़ा होता है कि मैं पहले टेबल बनाऊं, टेबल को बनाने के बाद फिर मैं उसमें डेटा इंसर्ट करूं। एक तरीका तो ये है। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है? आप सिंपली बस अपना डेटा फीड इन कर देते हो इनटू द टेम्पररी टेबल। तो मैंने ये शॉर्टकट वाला तरीका यूज करा हुआ, क्योंकि मतलब इतने सारे कॉलम्स हैं, उनको सबको लिखना फिर उनका डेटा टाइप असाइन करना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि टेम्पररी टेबल का काम अगेन बस यही है, सेशन में जल्दी जल्दी प्लान करके मैं काम कर लूँ, राइट। इसको मैं आगे जाकर तो यूज करने नहीं वाला क्योंकि यूजेबल ही नहीं है, राइट। ओके, तो इसको आप बिल्कुल नॉर्मल जैसे अगेन टेबल होती है वैसे ही यूज करोगे। तो इसको बनाया है। तो अगेन इसमें मैं जो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो इसके थ्रू भी कर सकता हूँ, ओनली मुझे अब कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपकी परसिस्टेंट नहीं होती। जैसे आपकी नॉर्मल टेबल है या डेटाबेस बनाते हो, वो आप चाहे कितनी बारी बंद करो या क्लोज ओपन करो अपना कनेक्शन जो भी है सेशन का, आपका सुपर सुपर डेटाबेस रहता ही है, डिलीट नहीं होता। पर जो टेम्पररी टेबल होती है वो डिलीट हो जाती है। तो दिस इज नॉन परसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि टेम्पररी टेबल को बनाते टाइम भी, टेम्पररी टेबल को बनाने के बाद भी मैं उसमें सब क्वेरीज यूज कर सकता हूँ। तो हम लोग जो ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था उसी को दोबारा कर रहे हैं, बट दिस टाइम मैंने क्या करा है, एक बस सब क्वेरी लिखी हुई है, मैं सॉरी टेम्पररी टेबल यूज करा है और मैंने एक फिल्टर लगाने के लिए सब क्वेरी यूज करी। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कि 2013 में जिन कस्टमर्स का 1000 से ज्यादा का रेवेन्यू था, मुझे उनके टोटल सेल्स दिखा दे अभी तक के कितने हैं बिटवीन 2013 टू 2016, उनका डिस्काउंट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, ऑर्डर्स कितने करे, और एक मैंने एवरेज डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखा रखा है। ये हमने आई थिंक कल कवर कर रही था। ठीक है, ओके। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज सीटीई का, विच इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये हमने कल भी थोड़ा टच अपॉन करा था। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेम्पररी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इसीलिए हम मोस्टली कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ही यूज करते हैं इन मतलब हमारे एप्लीकेशन। ठीक है, सो जैसे सब क्वेरी के केस में क्या था कि आपकी टेबल जो पूरी बनती है, क्वेरी बनती है, वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, एंड टेम्पररी टेबल्स के केस में क्या होता है कि मेमोरी यूज होता है और उसकी परफॉर्मेंस वैसे भी स्लो है। तो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हम विद इन आर जो एक्टिव क्वेरी है उसी में और एडिशनल टेबल्स बनाते हैं, मतलब एडिशनल क्वेरीज बना देते हैं। ठीक है, सो एक कॉमन जो क्वेरी होती है आपकी सीटी की क्वेरी, उसमें यू कैन हैव मल्टीपल टेबल्स, और ये आपके डेटाबेस में कहीं स्टोर नहीं होती। ये सिर्फ तब चलती है जब आप अपनी क्वेरी को रन करोगे। जो सीटी की पूरी क्वेरी है, जब भी वो रन होगी तब आपका डेटा दोबारा से रन होगा। ठीक है, तो अगेन ये भी डायनामिक है, राइट। इसमें एक बारी जो भी डेटा अंडरलाइन टेबल्स में होगा, अगर उसमें कोई नया एडिशन हुआ है, रिमूवल हुआ है, तो वो आपको सीटी में भी दिख जाएगा। टेम्पररी टेबल्स के साथ क्या होता है, एक बार जब आप टेबल बना देते हो तो वो एक तरीके से स्नैपशॉट ले लेता है कि उस पॉइंट तक जो भी क्वेरी रन हुई, जो रिजल्ट आ रहा था वो ही सेव रहता है। पर अगर मान लो इस बीच में कोई नया डेटा ऐड हो गया, वो मुझे अपनी टेम्पररी टेबल में नहीं दिखेगा। ठीक है,
सो आपका CT का सिंटैक्स इज विद यूज करते हैं, विद कमांड CT नेम, इसमें हम लिखेंगे एज हमारी जो भी लेट्स से क्वेरी होगी वो, ये मेरी एक टेबल बन जाएगी जिसका नाम होगा जो भी मैं CT नेम देता हूँ। और फिर मैं नीचे जाते जाते ऐसी और एडिशनल क्वेरीज ऐड कर सकता हूँ। इनको ऐड करते करते फाइनली जो मैं लास्ट में आऊंगा, तो लास्ट में यू वुड नोटिस कि यहाँ पे जैसे कॉमा नहीं है ना, मैंने CT नेम लिखा हुआ है, लास्ट में बस ये जो सारे टेबल्स ऊपर बनाए हैं उनको ही, उनका ही नाम यूज करके अपनी क्वेरी बना देता हूँ। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझको चाहिए वो वाले कस्टमर्स, मुझे उन कस्टमर्स का डेटा एनालाइज करना है जिन्होंने 2013 में ऑर्डर करा बट 2014 में ऑर्डर नहीं करा। ठीक है, तो पहले मैंने एक क्वेरी बनाई जिसमें मैं निकाल रहा हूँ कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड इन 2013। ये मेरी नॉर्मल क्वेरी होगी। इसी को ही मैंने कॉपी करा और मैं अब निकाल रहा हूँ कस्टमर्स हु ऑर्डर्ड इन 2014। तो इसमें हो सकता है वो वाले कस्टमर्स भी हो जिन्होंने 2013 में करा, है ना, और बाकी है ही सारे कस्टमर जिन्होंने 2014 में करा। अब अगर मैं, मुझे ये करना है कि इस एक तो इस टेबल को ज्वाइन करना है और एक इस टेबल को ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, ये मेरे टेबल स्ट्रक्चर में नहीं, क्वेरी फॉर्म में, राइट। तो मैं इनको टेबल के फॉर्म में बना देता हूँ यूजिंग CT। तो सिंपली क्या करेंगे, अपनी नॉर्मल क्वेरी लिख दी जितनी भी सारी है, विद T1 दे दो, टेबल 1 दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको थोड़ा बेटर नाम दे देते हैं, कस्टमर्स 20 एज। पहली मेरी होगी जो एक्सप्रेशन है ये, कि वो वाले कस्टमर जिन्होंने 2023 में ऑर्डर करा। फिर आया मेरे दूसरे सेट ऑफ कस्टमर्स जिन्होंने 2014 में ऑर्डर करा, सॉरी एज। अब मुझे क्या करना है, इनको मुझे ज्वाइन करना था। एक तो मेरी ये वाली टेबल होगी और एक ये वाली टेबल होगी, इनको मुझे ज्वाइन करना था। तो मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स 2013, इसको एलियास दे देते हैं C13, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मुझे जो 2013 वाले कस्टमर्स थे उनसे मतलब है, राइट। लेफ्ट ज्वाइन 20 कस्टमर्स 2014 C14। तो इसमें देखोगे कि कुछ कस्टमर्स है जिनका वैल्यू आ रही है, तो इसको नाम भी दे देता हूँ थोड़ा, C13 कस्टमर आईडी। राइट, अब थोड़ा बेटर समझ आएगा ये। तो ये वाले वो वाले कस्टमर्स हो गए जिन्होंने 2013 में ऑर्डर करा, ये वाली वो कस्टमर्स हो गए जिन्होंने 2014 में ऑर्डर करा। तो यहाँ पे कुछ कुछ के नाम के सामने तो आ रहा है कस्टमर आईडी, पर कुछ कुछ जगह नल आ रहा है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि इस क्वेरी में ये जो हमने चलाई है, ये वाला कस्टमर आईडी इसको 2014 में मिला नहीं। दैट मीन्स कि इसने 2013 में करा पर 2014 में ऑर्डर नहीं करा। तो अब मुझे क्या चाहिए, ये वाले कॉलम में वो वाली वैल्यूज आ जाए जहां पे मेरा इस कॉलम में नल है ना। सो सिंपली बस यहाँ पे लिख देंगे where C14 dot customer ID is null। ये मेरी वो लिस्ट आ गई उन कस्टमर्स की जिन्होंने सिर्फ 2013 में ऑर्डर करा, नॉट इन 2014। इसको थोड़ा बेटर बना लेते हैं। ये मेरी लिस्ट आ गई। ओके, सो अब हमें इसका एनालिसिस करना था इन कस्टमर्स का जिन्होंने 2013 में करा बट नॉट इन 2014। हमारे पास वो कस्टमर का लिस्ट आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसी लिस्ट को अपनी ट्रांजैक्शन टेबल से कंबाइन कर देता हूँ ताकि मुझे सेल्स प्रॉफिट जो भी है वैल्यूज वो मिल जाए।
तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ सीटी। तो यहाँ तक तो जो ऊपर हमने लिखा है वही वाला पार्ट चल रहा है, पर जो मेरी फाइनल क्वेरी चल रही थी इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ सीटी। और फिर हमारी ये जो सीटी है इसको मैंने ज्वाइन करा विद ट्रांजैक्शंस। तो ये जो ऊपर क्वेरी आ रही थी वो है, इसको हमने एक नाम दे दिया। फिर हमने ट्रांजैक्शंस का ज्वाइन लगाया विद कस्टमर्स 2013। ये लगाने के बाद फिर हमारी एक टेबल बन जाती है, इसमें सिर्फ वो वाले कस्टमर्स का डेटा है जिन्होंने 2013 में ऑर्डर करा। फिर सिंपली हम एग्रीगेट कर देते हैं उनको। तो अगर इसे रन करूं, मेरे पास सिर्फ 158 कस्टमर्स का डेटा आ रहा है, मतलब एनालिसिस आ रहा है। ठीक है, ओके। सो सीटी में क्या होता है आपका कि जो भी ये अंडरलाइन डेटा है मेरा, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हर बारी रिफ्रेश होते रहते हैं। जितनी बारी भी मैं पूरी क्वेरी रन करूंगा, हर बारी ट्रांजैक्शंस भी रिफ्रेश हो रही है और ऑर्डर्स भी रिफ्रेश हो रहा है। तो नए ऑर्डर्स जो प्लेस होंगे वो भी आ जाएंगे ऑर्डर आईडी, और उनकी पूरी रो आ जाएगी। सिमिलरली जो नए ट्रांजैक्शन होंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे मेरा डेटा स्टैटिक नहीं रहता, चेंज होते रहते हैं। जो रिमूवल होगा या डिलीशन अपडेशन होगा, जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा चेंजेस। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये वाली टेबल है फॉर एग्जांपल, ये फिजिकली हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं होती, तो ये विद इन इसी क्वेरी में बन रही है, इसी क्वेरी के लिए ही बन रही है। तो जैसे ही क्वेरी बन गई, इसका रिजल्ट दिख गया, उसके बाद ये डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये मेमोरी नहीं ज्यादा कंज्यूम करती, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करती, बहुत ही फास्ट होती है। और आप इसमें जितनी मर्जी से अपने टेबल्स बना सकते हो, मतलब सब टेबल्स बेसिकली। ठीक है। और आप एक और चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे तो हमने ट्रांजैक्शंस और ऑर्डर का यूज करा है, यहाँ इस वाली टेबल के लिए और इसके लिए। पर जब मैं इसमें आता हूँ कस्टमर्स 2013 ओनली, यहाँ पे मैंने जो सीटी बनाई थी वो यूज करी। तो मैं सीटीज को ऐसे नेस्ट भी कर सकता हूँ कि जो ऊपर बनी है वही मैंने उसके नीचे यूज कर ली। ठीक है, ओके। फाइनली हम आते हैं व्यूज पे। तो व्यूज इज अनदर फॉर्म ऑफ टेम्पररी डेटा स्ट्रक्चर। पर व्यूज का जो यूज केस होता है वो अलग होता है। तो जैसे आप जो डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर करते हो, वो आपका कभी कभी दूसरे जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें जाता है। जैसे अभी हम लोग पावर बीआई में कनेक्ट करेंगे, तो मुझे जो भी मेरा डेटा इस वाले डेटाबेस में है वो मुझे पावर बीआई में सप्लाई करना है, राइट। सिमिलरली जैसे आप वेब पेजेस वगैरह पे जाते हो, वहाँ पे डेटा पॉपुलेटेड होता है, तो वो डेटा भी कहीं डेटाबेस से ही आ रहा होता है। जो भी इमेजेस हो गए, प्राइसेस हो गए, रेटिंग हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक डेटाबेस से हम किसी दूसरे एप्लीकेशन को जो डेटाबेस के बाहर है उसको कुछ डेटा सप्लाई करना चाहते हैं, तब भी यूज व्यूज। व्यूज क्यों यूज करते हैं, ताकि जो हमारा एक्चुअल टेबल है वो गलती से भी हैक ना हो जाए। तो सिक्योरिटी को, क्योंकि सारा कुछ तो इंटरनेट पे ओपन है, जिसको जो भी एक्सेस कर सकता है फिर वो हैक कर लेगा। तो हम ट्राई करते हैं कि यार ऐसा कोई तरीका बना ले कि हम जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ वही सप्लाई कर दें, और बाकी हमारे जो डेटाबेस है उस पर कोई थ्रेट ना हो कि कोई भी हैक कर ले। ठीक है। सो व्यूज आपका इस पर्पस के लिए यूज होता है। उसके अलावा हम लोग इसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टेबल की कौन सी फील्ड मुझे दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी। दूसरी चीज ये है कि व्यूज आपका टेबल की तरह स्टोर नहीं होता। तो व्यू एक्चुअली में आपका जो क्वेरी आप बनाते हो वो क्वेरी स्टोर होती है। एंड जब भी आप एक व्यू को कॉल करते हो तो वो एक व्यू का पूरी पूरी क्वेरी दोबारा रन होती है। ठीक है। पर आपके डेटाबेस में इट विल लुक लाइक अ टेबल। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, हमारी ये सारी चीजें हैं इस डेटाबेस में, ये सारे टेबल्स हो गए। जब आप एक व्यू बनाते हो तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो जब भी मैं इस व्यू को बस ये नाम कॉल करूंगा इस व्यू का, तो मुझे एक नॉर्मल टेबल की तरह डेटा आएगा। उस पर भी मैं जॉइंस लगा सकता हूँ, उसमें मैं ग्रुप बाय जो भी चीजें होती हैं वो सब लगा सकता हूँ। ओनली इन दिस केस ये आपका टेबल नहीं स्टोर करता, मतलब डेटा नहीं स्टोर करता। ये बस क्वेरी का जो सिंटैक्स है वो स्टोर करता है। ठीक है। तो एक बार ये देखते हैं एग्जाम्पल। हमें जैसे यही जो डेटा हमने बनाया कि कस्टमर का सारा एनालिसिस जो भी है, हमें वो स्टोर करना है। तो मेरी जो ओरिजिनल क्वेरी है, इट लुक्स लाइक दिस। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास डेटा आ रहा है इसको मैं स्टोर कर लूँ एज अ टेबल। तो अगर इसको टेम्पररी टेबल बनाऊंगा तो स्पेस लेगा, और जब कनेक्शन टूटेगा तो ये डिलीट हो जाएगी। सब क्वेरी बनाऊंगा तो बहुत स्लो परफॉर्मेंस होगा।
और सीटी, इसको सीटी तरह ऑलरेडी सीटी ही है, पर मुझे अब इसको क्या करना है, इतनी बड़ी क्वेरी नहीं लिखनी मुझे बार बार, कि मुझे अगर इस पे एनालिसिस करना हो तो हर बारी में एक क्वेरी लिखूं, उसको अवॉइड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपका व्यू का भी बनाने का सिंटैक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई थिंक डिलीट करना हो मुझे, एक सेकेंड। सो यहाँ पे अब मेरा एक व्यू बन गया होगा, और इस व्यू का नाम मैंने रखा है कस्टमर एनालिटिक्स। तो जब मैं नॉर्मली क्वेरी लिखता हूँ तो मेरा कस्टमर एनालिटिक्स का डेटा आ जाएगा। तो जब भी मैं ये वाली क्वेरी रन करूंगा, बैकएंड में एक्चुअली में ये पूरी चीज रन होगी, पर मैं बस क्या बोल रहा हूँ कि मुझे बस इसका डेटा दिखा दे, और ये जो सारा डेटा इसमें दिख रहा है ये फिजिकली कहीं स्टोर नहीं होगा। तो स्टोर एक्चुअली में सिर्फ आपकी एक क्वेरी ही हो रही है जो पूरी बनी हुई है। जैसे इसमें अगर देखेंगे, सेंड कहाँ गया, राइट। सो ये आपका मेमोरी कंज्यूम नहीं करता और ये काफी एफिशिएंट होता है। तो जैसे मान लो अगेन आपका जो भी सारा डेटा होता है, अगर वो कुछ साइज कंज्यूम करता है, राइट, अगर फिजिकल स्पेस लेता है, तो जब आपका एप्लीकेशन में आप उसे भेजोगे, जैसे मान लो आप कोई वीडियो वगैरह भी भेजते हो, शेयर करते हो, तो टाइम लगता है, राइट, लैग आता है, नेटवर्क पे डिपेंड करता है कितना फास्ट जाएगा। तो वैसे ही डेटा के साथ भी होता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो जैसे पावर बीआई से मैंने अपना डेटा कनेक्ट करा, अब पावर बीआई में अगर स्लो लोड होगा डेटा, तो फिर वो रिपोर्ट भी स्लो रेंडर होगी, रिपोर्ट स्लो रेंडर होगी तो मेरी प्रेजेंटेशन स्लो जाएगी, राइट। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हम सीधा एक व्यू ही बना देते हैं। तो डेटा नहीं ट्रांसफर कर रहे, हम बस उसको बता रहे हैं कि ये डेटा इसे फेच करते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। एंड क्योंकि व्यू एक्चुअली आपके डेटाबेस में सेव हो जाता है एज अ इन द फॉर्म ऑफ दिस क्वेरी, तो हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी करा था, राइट। सो ड्रॉप व्यू कस्टमर एनालिटिक्स। सेम गोज फॉर टेम्पररी टेबल्स ऑल्सो। टेम्पररी टेबल को भी हम नॉर्मल जैसे टेबल डिलीट करते हैं, वैसे ही टेम्पररी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कूल। सो आपका बस एक लास्ट टॉपिक बचता है विच इज विंडो फंक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड मोस्टली क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके इससे भी आ सकते हैं। सो विंडो फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हमारे एक तो थे एग्रीगेट फंक्शंस जो हमारी मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वैल्यू में रैप अप कर रहे थे। फिर कुछ थे स्केलर फंक्शंस जो एक एक पर्टिकुलर वैल्यू पे काम करते थे, जैसे फॉर्मेट हो गया, डेट टाइम वाले हो गए, राइट। तो वैसे आपके विंडो फंक्शंस आते हैं। तो विंडो फंक्शन समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो विंडो फंक्शन कैसे काम करता है, पहले एक बारी वो भी देख लेते हैं एक एक करके। जैसे मान लो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हो गए। एग्रीगेट फंक्शन कैसे काम करेगा, मैं ग्रुप बाय में या तो मैं ग्रुप बाय नहीं बताऊंगा। अगर मैंने ग्रुप बाय नहीं बताया, मैंने कहा सम ऑफ सेल्स निकालना है, तो ये पूरी टेबल में जितने भी सेल के रोज हैं, वैल्यूज हैं, उन सबको एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं ग्रुप बाय बोलता हूँ, लेट्स से मैंने कहा ग्रुप बाय कैटेगरी, तो ये क्या करेगा, हाँ, तो पहले इसने जैसे फर्नीचर कैटेगरी है, इसका फिल्टर लगाया, उसके जितने भी मेरे रोज आते हैं सेल्स में उन सबको सम कर देगा, तो मेरी फर्नीचर के सामने एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली मेरा लेट्स से ऑफिस सप्लाईज है, ऑफिस सप्लाईज की जितनी रोज बची उनकी सेल्स की वैल्यू को लेके उनको ऐड कर देगा इनटू वन वैल्यू, ठीक है। एंड सो ऑन सो फॉर टेक्नोलॉजी एंड बाकी। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आपके पहले टेबल पे फिल्टर लगा रहा है, फिर जो बची कुची रोज होती है उनको एग्रीगेट कर देता है, और फिर आपके आते हैं स्केलर फंक्शंस। स्केलर फंक्शन आपकी रो बाय रो वैल्यू पे काम करता है, वो कुछ एग्रीगेट नहीं करता कि मल्टीपल रोज पे काम करे, वो एक एक सेल पे काम करता है, ठीक है, वो एक एक सेल पे काम करता है। अब अगर हम विंडो फंक्शंस की बात करें, विंडो फंक्शंस क्या करता है,
इसमें हम इसको बता सकते हैं कि यार मुझे ना एक साथ इन 5 रोज पे काम करना है, ठीक है। जब मैंने कहा इन 5 रोज पे, तो फिर इसके लिए क्या होता है, फॉर एसक्यूएल सिर्फ ये 5 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे मान लो हम लोग को एक कॉमन ऑपरेशन होता है कि हमें निकालना है लेट्स से क्यूमुलेटिव सम। तो क्यूमुलेटिव सम कैसे काम करता है, मैंने लिया ये वैल्यू, सॉरी, इक्वल्स टू दिस, तो क्यूमुलेटिव सम कुछ ऐसे काम करेगा कि पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू प्लस चौथी वैल्यू पांचवी वैल्यू एंड सो ऑन। तो जितनी जितनी मेरी रोज आगे बढ़ती हैं उतना उतना मेरा विंडो का साइज बढ़ते जाता है। सो विंडो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, इट इज अ सिलेक्शन ऑफ रोज। जब मैं पहली रो पर हूँ, तो पहली रो में मेरी पहली रो, एक तो टेबल की पहली रो है ये, इससे पहले कुछ है नहीं, और यहाँ पे आ रहा है करंट रो ये हो गई, तो यहाँ पे दिस प्लस दिस ही हो गया, मतलब सेम वैल्यू। पर जब मैं नीचे वाली, जब एसक्यूएल नीचे वाली रो पे जाएगा, तो वो कहेगा अच्छा इसके ऊपर भी एक वैल्यू है और ये की मेरी करंट वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर दो। फिर ये जब तीसरी रो पे जाएगा, तो इसको 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा। फिर चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते, तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो सिलेक्शन है, यानी कि इसको, इसी को हम बोलते हैं विंडो, जो ये सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपका एक कॉमन एप्लीकेशन होता है विंडो फंक्शंस में। एक तो हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव रनिंग टोटल जो बोलते हैं, एक और होता है रोलिंग एवरेज, तो वही हम अभी डिस्कस करेंगे। सो एक बार यहाँ पे आते हैं। सो एग्रीगेट फंक्शंस, सॉरी विंडो फंक्शंस में आपके एक तो सारे एग्रीगेट फंक्शंस आल्सो वर्क इन विंडो फंक्शंस, ठीक है। तो सम, मैक्स, मिन, एवरेज, ये सारे काम कर जाते हैं। उसके अलावा 2 फंक्शंस और हैं, लैग और लीड, इनको भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। एंड आपके ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं रैंक के, ठीक है। सो आपके रैंक फंक्शंस होते हैं, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ विंडो फंक्शंस ओनली। अब विंडो फंक्शंस को यूज कैसे करते हैं, आप अपना नॉर्मल, जैसे मान लो विन फंक्शन हो गया, विंडो फंक्शन कोई भी, सम, लैग, लीड कोई भी हो गया, इसको हम यूज करते हैं विद ओवर क्लॉज। तो यहाँ पे मैंने अपना नॉर्मल फंक्शन लिखा, ओवर लगाया, ओवर के अंदर मेरा ये सिंटैक्स आता है कि मुझे, मतलब अलग अलग कुछ क्राइटेरिया होती है, वो भी हम अभी देखेंगे कैसे काम करता है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रखे हैं पार्टीशन बाय पे और रोज पे, तो ये आपके ऑप्शनल वो है पैरामीटर्स, इनको लिखना जरूरी नहीं होता, पर ऑर्डर बाय लिखना जरूरी होता है जब भी हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझको निकालना है क्यूमुलेटिव सेल्स, तो मैंने क्या करा है कि स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा था। पहले मैंने हर कस्टमर की हर ऑर्डर डेट के हिसाब से टोटल सेल्स निकाली है, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड, ये नहीं, यहाँ पे हर कस्टमर की हर ऑर्डर डेट के हिसाब से मैंने क्यूमुलेटिव सेल्स निकाली है। सॉरी, पहले सेल्स निकाली, सेल्स निकालने के बाद फिर मैंने क्यूमुलेटिव सेल निकाला। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने सम सेल्स ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है, इसने स्टार्ट करा विद द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के सम आ गया सेम, क्योंकि इससे पहले कुछ है नहीं। पर जब मैं दूसरी रो पे आया, तो इसने देखा कि मेरे ऑर्डर डेट की सारी वैल्यूज इसने कर दी सम, ठीक है। इसको एक्सेल में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट लिखा हुआ है, ये हमारा ऑर्डर डेट का एक कॉलम है। पहली रो में मेरा सेम वैल्यू आ रही है क्योंकि इससे पहले कुछ है नहीं, पर जब मैं दूसरी रो पे आया, इसने देखा सेम ही ऑर्डर डेट है, तो इसने इन तीनों वैल्यूज को एक साथ ही ट्रीट कर दिया। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 288 आ रहा है सम, ठीक है। अगर मैं 288 में 16 वाली वैल्यू ऐड करता हूँ, दिस बिकम्स 304। तो यहाँ पे आप देखोगे 304 ही रिपीट कर रहा है। फिर आता है आपका नेक्स्ट ऑर्डर डेट, जो ये 5 तारीख का है। अब यहाँ पे इधर जो ये सम दिखा रहा है वैल्यू, इट इज द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज,
ठीक है, तो जब मैं सिर्फ ऑर्डर बाय लिखता हूँ, ऑर्डर बाय में आप जो भी वैल्यू लिखोगे, मतलब जो भी आपने कॉलम लिखा है, उसके हिसाब से क्या करेगा, अगर सेम वैल्यू है तो उनका सम कर देगा, या एवरेज अगर एवरेज यूज करे, और फिर उसको ऊपर वाले के साथ कंबाइन कर देगा, तो सम में एवरेज करके जैसे भी। फिर मैं लेट्स से सिक्स्थ में गया, अब सिक्स्थ में क्या हो रहा है, मेरे पास इतने सारे रो आ रही हैं वैल्यूज, तो इसने पहले इनका एक सम निकाला और इनको इसने कंबाइन कर दिया इससे ऊपर जो सारी वैल्यूज आ रही है उनसे, तो यहाँ पे वही सेम वैल्यू रिपीट कर रही है। और आप अगर इनका सम देखोगे जो मैंने अभी सेलेक्ट करा हुआ है, वो यही वैल्यू दिखा रहा है, 4731, राइट। फिर मैं जब नीचे जाता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट डेट पर आया, तो जो 7 तारीख की सारी वैल्यूज हैं वो सब एक साथ ही ऐड हो गई, तो इन दोनों में मुझे सेम वैल्यू विच इज 4818। ठीक है, सो विंडो फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये आपके एक कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ सेल्स पे उनके साथ एक साथ काम कर रहा है, एग्रीगेट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एग्रीगेट करता तो फिर हमारा कस्टमर आईडी एक ही बार ही आता और ऑर्डर डेट भी एक बार ही आती। मतलब बहुत सारे फंक्शंस मल्टीपल फंक्शंस एक टाइम पे परफॉर्म हो रहे तो मैं मल्टीपल फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहे हैं, एक ही सम ही परफॉर्म हो रहा है, पर वो मल्टीपल रोज पे हो रहा है, पर इसमें एग्रीगेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि वैल्यू समराइज हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि एक वैल्यू थी, उसमें दूसरी वैल्यू ऐड हो गई एक सीक्वेंस में, मतलब। ठीक है, तो जैसे जैसे हाँ, एक तरीके से वो सोच सकते हो, कंकैटिनेट हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूँ वैसे वैसे मेरी वैल्यू चेंज हो रही है। लास्ट में जब मैं जाऊंगा, ये मुझे दिखा रहे हैं 229 69 190। अगर मैं मान लो इस वाले कॉलम का सम करता हूँ, ये सम दिखा रहा है इतना, तो जब तक मैं लास्ट वैल्यू पे आता हूँ तब तक ये मुझे सारी वैल्यूज का सम करके दिखाता है पूरे कॉलम। तो विंडो फंक्शन कैसे काम करता है, अगेन ये स्टार्ट करता है पहले रो से, जैसे जैसे वो नीचे जाता है, पहले रो के पहली रो और जो करंट रो है, मतलब जैसे मैं सेकंड रो पर आया तो सेकंड रो मेरी करंट रो होगी, पहली रो और सेकंड रो के बीच में जितनी वैल्यूज है उनको ऐड कर दिया। फिर थर्ड रो पे आया तो थर्ड रो और फर्स्ट रो के बीच में जितनी वैल्यूज है उनको ऐड करा। फोर्थ पे आया तो इनके बीच में जितनी वैल्यूज है उनको ऐड करा, और वो रिजल्ट यहाँ पे दिखाता है हमारे नए वाले कॉलम में। ठीक है, सो ये तो हो गया क्यूमुलेटिव का, पर ये गलत दिखा रहा है मुझको, मुझे ये नहीं देखना एक्चुअली में, जो रिजल्ट आ रहा है। क्या हो गया, एक सेकेंड। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, एक सेकेंड। राइट, सो मुझे देखना है कस्टमर वाइज मेरा कितना सेल्स आ रहा है क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो पहले अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसमें एक ही डेट रिपीट कर रही है, तो ये क्या कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस, ये डेट के हिसाब से कह रहा है कि अच्छा इस डेट का टोटल इतना आ रहा है, तो मैं 16.448 को इन तीनों नंबर्स के साथ ऐड करके यहाँ दिखा रहा था, तो ये तो गलत हो गया, राइट। सो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने अपने कस्टमर, सॉरी यहाँ पे कस्टमर और ऑर्डर डेट के हिसाब से टोटल सेल्स निकाल ली। फर्स्ट स्टेप हो गया ये। तो एटलीस्ट डेट्स डुप्लीकेट नहीं आएंगी फॉर कस्टमर्स। ठीक है, एक कस्टमर की एक ही डेट आएगी, और हमें देखना था कि हर एक कस्टमर का अगर मैं लेके चलूं कितना उनका क्यूमुलेटिव होता है, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, राइट। तो हमने यहाँ पे करा, एक सेकेंड, क्या वन,
तो अगर अब आप नोटिस करोगे इसको, अब जो करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी वैसे ही आ रही है। तो इसने क्या करा, ऑर्डर डेट के हिसाब से सॉर्ट करा, 16 के साथ इसने इसको ऐड करा, फिर फिफ्थ पे जो ट्रांजैक्शन हुई वो सिक्स पे, सिक्स पे अगेन यहाँ पे अभी भी इनकरेक्ट आ रहा है, सिक्स रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि प्रॉपर तरीका क्या है करने का। तो हमारा क्वेश्चन अभी भी सेम है कि मुझे देखना है कि हर कस्टमर की क्यूमुलेटिव सेल्स क्या है, ओवरऑल नहीं देखना, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लो ये मेरा एक कस्टमर हो गया, इसकी ऐसी डेट्स आ रही है, पहले इसका समय, फिर इन तीनों का, इन चारों का, इन पांचों का। फिर जैसे ही दूसरा कस्टमर स्टार्ट हो, तो अब मेरी जो कैलकुलेशन है, इसका समय यहाँ पर बेसिकली ये आ जाएगा, सेम वैल्यू इक्वल्स टू दिस, इक्वल्स टू दिस। क्या हो गया, शिट, इक्वल्स टू दिस, दिस। तो बेसिकली मतलब हमारा जब भी कस्टमर चेंज हो तो ये वैल्यू भी रीस्टार्ट हो जाए कैलकुलेशन, राइट। हमको ये करना है। सो पहले हमने कस्टमर एंड ऑर्डर डेट के हिसाब से सेल्स की वैल्यू निकाल ली दोबारा, पर इस बार हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग अनदर कीवर्ड विच इज पार्टीशन में। तो पार्टीशन क्या करता है, जो बेसिकली मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के कर रहा हूँ, राइट, कि मेरा जो सम होना है अभी वो इनके इन्हीं 5 रिकॉर्ड्स के हिसाब से, एज इन स्टार्टिंग विद दिस, देन ये दोनों, ये तीनों, ये चारों, ये पांचों। सिमिलरली जब मेरा दूसरा कस्टमर स्टार्ट हो, तो ये पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे ऐड होते रहे। तो पार्टीशन बाय यही काम करता है आपको। So, इसको अगर रन करूँ, सो इधर पे आप नोटिस करोगे, मेरा पहला कस्टमर है, इसकी पहली सेल्स की वैल्यू इतनी होगी, तो वो एज इट इज आ गई। इन दोनों का सम हुआ, वो मेरे सेकंड रो में आ रहा है। इन तीनों का सम हुआ, वो तीसरी रो में आ गया। इन चारों का हुआ, वो चौथी रो में। इन पांचों का हुआ तो पांचवी रो में। पर जैसे ही मेरा कस्टमर चेंज होता है, मेरी जो सम की वैल्यू वो रीस्टार्ट होगी। तो इस कस्टमर का जो पहला सेल्स है वो यहाँ पर आ गया, इन दोनों का सम यहाँ पर, इन तीनों का इधर, ये चार इधर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, हर कस्टमर का क्यूमुलेटिव सेल्स कितना है, इंस्टेड ऑफ कि ओवरऑल मेरा क्यूमुलेटिव कितना है। ओवरऑल वाला होता कि मैं ऐसे जा रहा था, पहली सेल्स, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा सम होते रहता है, जो ये तरह रखा है। ठीक है, क्लियर है, डाउट। पार्टीशन वाला बेसिकली ये है कि मुझे क्या करना है, ये सारे मेरे कस्टमर के हिसाब से आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक कस्टमर का जो सेल्स की वैल्यू है वो दूसरे कस्टमर की सेल्स वैल्यू के साथ ऐड हो। तो बेसिकली मेरे ये वाला एक कस्टमर है, इसकी 5 ट्रांजैक्शन हुई है, तो मतलब इसने 5 दिन ऑर्डर करा है ओवरऑल। तो मुझे क्या देखना है कि इसकी पहली सेल्स की वैल्यू क्या आती है, वो आ जाएगी एज इट इज इक्वल्स टू दिस। फिर इसकी पहली सेल्स की वैल्यू प्लस दूसरी सेल्स की वैल्यू क्या है,
फिर इसकी पहली और दूसरी सेल्स की वैल्यू प्लस तीसरी सेल, लाइकवाइज यहाँ पे इन तीनों का। पर जैसे ही मैं कस्टमर अब चेंज करूं, कस्टमर चेंज करने पे क्या हो, एक सेकंड, कस्टमर चेंज हुआ यहाँ पे इस वाली रो पे, तो अब मेरी जो कैलकुलेशन है वो रीस्टार्ट हो जाए। तो मैं इंस्टेड ऑफ कि मैं ये लिखूं दिस प्लस दिस, मैं कह रहा हूँ कि इस कस्टमर की जो पहली सेल्स है वही आ जाए। फिर मैं दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो ऐसे, एंड सो ऑन टिल द एंड। फिर जब दोबारा एक नया कस्टमर का कैलकुलेशन शुरू होगा, तो उसकी जो पहली सेल्स की वैल्यू है वो वहां से शुरू करेगा, इंस्टेड ऑफ कि वो पहले जो रो में सेल्स की वैल्यू आ रही है उसमें ऐड करते हैं। कि ये बेसिकली कस्टमर वाइज आपका विंडो बन रहा है कि सिर्फ इतने ही पार्ट में मेरा जो जितने भी रोज आ रहे हैं उनको एक एक करके ऐड करते जाओ। सिमिलरली यहाँ पे भी इतने ही पार्ट में मेरे जितने भी रोज आ रहे हैं उनको एक एक करके ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके क्वेश्चंस होंगे तो और प्रैक्टिकली आप करोगे क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ट्राई करोगे तो और खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो एक तो होता है आपका क्यूमुलेटिव सम निकालना है, एक और होता है रोलिंग एवरेज। तो ये आपकी दो कॉमन एप्लीकेशन होते हैं विंडो फंक्शंस के। रोलिंग एवरेज निकालने के लिए एक वैसे ये भी समझाई देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अब क्या करा है, एक तो कस्टमर के हिसाब से मैंने पार्टीशन करा कि वो विंडो सेट हो जाए कि सिर्फ एक कस्टमर की रहे। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, एक ईयर के हिसाब से भी कर रहा हूँ कि जब मेरा ईयर चेंज हो तब दोबारा से मेरी कैलकुलेशन रीस्टार्ट हो जाए। तो इसको अगर ढंग से देखें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, ईयर की भी एक कॉलम बना लेता हूँ। सो ईयर इक्वल्स टू ईयर। सो मैंने पार्टीशन का रखा है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी एंड ईयर वैल्यू। तो पहले मैं आया एक कस्टमर पे, उसकी सारी रोज आ गई। फिर मैं करता हूँ ईयर पे, इसमें आ रही है दो वैल्यूज। तो पहले में तो यही आ जाएगा सेम पहली रो में, क्योंकि अभी मेरे पास एसक्यूएल के लिए सिर्फ इतनी टेबल है। अगर मैं कहता हूँ पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर ईयर, फिर दूसरे जब रो पर आऊंगा तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस। फिर अब इस कस्टमर का मेरा दूसरा जो साल है वो आता है, यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रही है तो वो एज इट इज आ जाएगी। फिर एक और साल ऐड हुआ, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू है। तो आप नोटिस करोगे इस इन दोनों में तो ऐड हो गया, जो ये इनका सम आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे क्योंकि एक ही वैल्यू थी तो यहाँ पे भी एक वैल्यू आ रही है, इधर एक वैल्यू है तो इधर भी एक वैल्यू आ रही है। ये दोनों ऐड नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑर्डर ईयर अलग है। अगर मैं ऑर्डर ईयर हटा देता तो ये क्या करता, इन दोनों इसको ऐड करता, इसके ऊपर कुछ है नहीं तो यहाँ पे वही वैल्यू आ जाती। जब नीचे आता तो फिर ये इन दोनों को ऐड कर देता। फिर जब थर्ड रो पे आता है इन तीनों को ऐड करता, फोर्थ में इन चारों को,
एंड फाइनली जो मेरी लास्ट वैल्यू है, 5th रो में आते आते इन पांचों कर देता। पर अगर मैं लेट्स से दूसरा कस्टमर लूं, यहाँ पे भी अगेन मैंने क्या करा है, कस्टमर आईडी एंड ईयर के हिसाब से पार्टीशन। इधर यही सेम वैल्यू आ गई क्योंकि मेरा ईयर मतलब इसके पहले कुछ है नहीं, इन दोनों में मेरा ईयर सेम है, तो मेरी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस प्लस दिस। फिर अब मेरा 2014 शुरू हो गया, तो यहाँ पे मेरा सम रीस्टार्ट हो गया। फिर इंस्टेड ऑफ कि मैं इस पहले वाले जो ऊपर वैल्यू आ रही है इन दोनों को ऐड करूं, उसकी जगह इसने क्या करा, 2014 की जो पहली वैल्यू है उससे ले ली। फिर 2014 अगर दोबारा दिखा इसे तो इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर 2014 से दोबारा मिला तो अब इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसको दिख रहा है 2015 है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 2014। तो ये सिंपली जो 2015 की इस कस्टमर की पहली सेल्स की वैल्यू है उससे ले लेगा। अब दोबारा से देखा 2015 है, तो 2015 की जो पहली वैल्यू थी वो आपके 2015 की दूसरे वैल्यू में आ जाएगी। सिमिलरली अब 2016 दिखा तो इससे ऐड नहीं करेगा, यहाँ पे आ गया आपकी 2016 की पहली सेल्स की वैल्यू, 2016 की पहली सेल्स प्लस 2016 की दूसरी सेल्स। तो पहले हमने क्या करा, इसको बताया कि कस्टमर आईडी सेम रख, फिर हमने कहा कि विद इन कस्टमर आईडी मेरा ऑर्डर ईयर सेम रख, वही यहाँ पर करा इन द फॉर्म दिस क्वेरी। तो पार्टीशन बाय क्या करते हैं, अगेन जितने भी फील्ड्स आप बताओगे, जैसे अभी के एग्जांपल हमने करा है कस्टमर आईडी एंड ईयर, तो पहले वो इनको करेगा पार्टीशन, पहला एक मेरा टेबल बना, इतना इतना पार्ट बना, इसमें ये अगेन एक एक करके चलेगा। पहली रो में वही सेम वैल्यू आ गई, दूसरी रो में पहली और दूसरी रो का सम आ गया यहाँ पर। फिर आता है मेरा दूसरा पार्टीशन विच इज जस्ट इतना पार्ट, यहाँ पे है ही एक वैल्यू, तो एक वैल्यू किसी से ऐड ही नहीं हो रही। फिर आया 2015, अगेन यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो इसने इन दोनों इसी को ले लिया बस। 2016 अगेन एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे भी सेम आ गया, करा नहीं मैंने यहाँ पे। फिर आते हैं हम लोग इस दूसरे कस्टमर पे, पहला मेरा पार्टीशन बना इतना, पर मैंने इसे बोल रखा है कि ऑर्डर ईयर के हिसाब से भी करना है, तो इसने पहले इन दोनों रोज को लिया। तो पहला ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई एज इट इज, फिर इन दोनों का सम आ गया मेरा दूसरे रो में। फिर 2014 में ये तीन वैल्यूज है, पहले अगेन एज इट इज वैल्यू आ गई, फिर इन दोनों का सम करके यहाँ पर आ गया, फिर इन तीनों का सम करके यहाँ पर आ गया। तो क्यूमुलेटिव ही हो रहा है राइट, क्यूमुलेटिव ऐसे ही हम करते हैं रनिंग टोटल, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना हुआ। 2015 पे है, तो फॉर द सेम कस्टमर आईडी 2015 में ये वैल्यू एज इट इज आ गई, इसका सम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अगर रोलिंग एवरेज की बात करें, हाउ डज रोलिंग एवरेज वर्क, सो रोलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट सिंपल है। आपके पास लेट्स से अगर हम अभी विदाउट एनी पार्टीशन हम बस इसकी बात करते हैं कि मेरी ये स्केल्स की वैल्यूज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे चाहिए एवरेज कि 3 दिन का मेरा एवरेज कितना होता है, ठीक है, 3 दिन की मेरी एवरेज सेल्स कितनी है, पर वो 3 दिन चेंज होते रहे। तो जैसे मैं अभी फर्स्ट डे पर हूँ, फर्स्ट डे से पहले तो कुछ है नहीं, तो ये वैल्यू मेरी एज इट इज आ जाएगी। फिर जब मैं सेकेंड डे पर आया तो इन दोनों का एवरेज, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मुझे 3 दिन का देखना है, अब क्योंकि इससे पहले 2 ही दिन है तो ये इन दोनों का एवरेज दिखा देगा। पर जब मैं थर्ड डे पे आया इसको अब 3 दिन मिल गए, तो ये करा इसने एवरेज इनका। अब जब मैं फोर्थ डे पर आता हूँ
फोर्थ डे के केस में मेरी जो रेंज है, जो विंडो है, या जो सेल्स मैंने सेलेक्ट करी हुई है, आप नोटिस करोगे इस रो से दो ऊपर, मतलब इंक्लूडिंग दिस, बस ये 3 सेल्स आ रही हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव में क्या हो रहा था, आपका पहला रो फिक्स्ड रहता है, उसके बाद वो एक एक करके ऐड करते जाता है। बट इन केस ऑफ रोलिंग कैलकुलेशन, आपकी जो विंडो है वो शिफ्ट होती रहती है। फ्रीज कर सकते हैं, पर फिर वो आपका रनिंग हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे रोलिंग एवरेज निकाल रहे हैं, रोलिंग या मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो मूविंग के केस में आपका जो सिलेक्शन होता है सेल्स का, वो एक एक आगे बढ़ते जाता है। तो अगर मैं अगेन इससे कहता हूँ कि मुझे 3 रोज का रोलिंग एवरेज 3 दिन का निकालना है, तो मतलब मैं पहले डेली वैल्यूज निकाल लूंगा। तो अभी के लिए अज्यूम कर लो ये मेरी डेली वैल्यूज है, या चलो निकाल लेते हैं इससे। एक सेकेंड। जैसे ये मेरा भी डेली सेल्स आ रहा है, इसको सॉर्ट भी कर देते हैं बेस्ड ऑन ऑर्डर डेट। सो अगेन इन केस ऑफ रोलिंग कैलकुलेशन, जैसे जो क्यूमुलेटिव होता है, पहले क्यूमुलेटिव देखते हैं दोबारा। क्यूमुलेटिव में मेरी पहली रो फिक्स रहती है, दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली पहली रो में ऐड होते जा रहे हैं। पहली रो में तो सेम वैल्यू आ गई, दूसरी रो में इन दोनों का, तीसरी में इन तीनों का, चौथी में इन चारों का। तो फर्स्ट रो फिक्स्ड रहती है, उसके बाद एक एक रो बढ़ती रहती है। पर रोलिंग एवरेज में क्या होता है, रोलिंग बोलते हैं इसको, मूविंग एवरेज, दोनों सेम ही है। मैं अगर कहता हूँ कि मुझे 3 दिन का रोलिंग एवरेज देखना है, पहले तो एक ही वैल्यू है तो वो एज इट इज आ जाएगी 1, इस क्योंकि एक ही वैल्यू तो इसका एवरेज भी 1 हो गया, मतलब सेम ही हो गया। सेकेंड वाले के केस में मेरे अब 2 वैल्यूज हैं, तो ये इन दोनों का एवरेज निकाल लेगा। थर्ड के केस में मेरे पास अब 3 वैल्यूज आ गई, मुझे 3 दिन का निकालना था, तो अब ये 3 सेल्स मेरी सिलेक्ट होगी। पर जब मैं नीचे जाऊंगा, जितनी जितनी रोज मेरी आगे बढ़ रही है, मेरा जो सिलेक्शन है वो भी आगे बढ़ते जाता है। तो मैं अपनी करंट रो से पिछली ही 2 रोज लेके चल रहा हूँ, जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए क्योंकि आपकी विंडो जो है वो मूव कर रही है, राइट, इसलिए से मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो फिक्स नहीं है, आपकी जैसे जैसे डेटा आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपकी विंडो भी आगे बढ़ती जाती है। तो मूविंग एवरेज यूज करते हैं ताकि आपका जो जैसे मान लो लाइन चार्ट बनेगा, जनरली ये डेज के बेसिस पे होता है कि आप किसी डेट वैल्यू के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज निकाल रहे हो। तो क्यों यूज करते हैं, इससे डेटा आपका थोड़ा स्मूथ हो जाता है। स्मूथ इन सेंस जैसे आप लाइन चार्ट बनाओगे, तो जनरली जो लाइन चार्ट बनता है वो बहुत ही, चलो इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं एक बारी। ओके। एक सेंस, सॉरी। रोलिंग और मूविंग एवरेज आप देखोगे इसमें ज्यादा, एक सेकंड, क्लियरली क्यों नहीं दिख रहा इसमें। क्यूमुलेटिव क्यों नहीं आ रहा। ओके, जनरली डिफरेंस बस ये होता है, पेंट पे दिखा देता हूँ। आप अगर नॉर्मल डेली वैल्यूज को दिखाओगे, वो आपको दिखेंगे कुछ ऐसी। पर अगर मैं इसको मूविंग एवरेज के तरीके से दिखाऊंगा,
तो जब जैसे रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, ये जो और एक्चुअल मेरे को दिख रहा है, राइट, एवरेज सेल्स का प्राइस डे बाय डे, ये इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा मुझे, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत हो रहा है फ्लक्चुएट। पर जब मैं मूविंग एवरेज दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही स्टेबल दिखा रहा है कि स्टेबल ग्रोथ है। जैसे अगर आप इसको खुद भी देखोगे, आप सोचोगे कि यार ये रेड वाली लाइन तो स्टेबली ग्रो कर रही है, पर जो ब्लैक वाली लाइन है वो बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही है। तो रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से हम रोलिंग एवरेज दिखाते हैं इन लॉट ऑफ केसेस, क्योंकि रोलिंग एवरेज से काफी डेटा भी सच है, आप ऐसे कोई झूठा डेटा नहीं दिखा रहे हो, पर ये प्रॉमिसिंग भी लगता है। तो जो स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं वो अगर ये देखेंगे कि यार ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, बहुत ही स्टेबल ग्रोथ हो रहा है, तो ये हाँ चल ठीक है, इसमें पैसे लगाना है, फाइन, कोई इतना लॉस वगैरह नहीं होगा। पर अगर वो ये ब्लैक वाली लाइन को देखेंगे, वो सोचेंगे यार ये तो काफी ऊपर नीचे हो रहा है, हमें क्या पता कि कल को पता चले ये इतना ऊपर आके दोबारा फिर डिप कर जाए, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि टू प्ले अराउंड विद द मेट्रिक, कि हम लोग उनको झूठा डेटा नहीं दिखा रहे, डेटा तो सच ही है ना, बट द ओनली डिफरेंस इज कि हमने मेट्रिक क्या यूज करा। तो ये वाला ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है, रेड वाली लाइन, कंपेयर टू द ब्लैक वाला लाइन। सो ये बेसिकली, ये आपका थोड़ा रफ हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे हाई और लो आ रहे हैं, बट रेड वाली लाइन में आपका स्टेबल ग्रोथ दिख रहा है, तो ये आपकी स्मूथ लाइन हो जाती है। तो इसलिए भी जनरली रिपोर्ट रोलिंग या मूविंग एवरेज, और इसकी आपकी विंडो होती है। तो आप अपना डेज डिसाइड करते हो कि जैसे अभी मैंने 3 दिन का एग्जांपल लिया, हम इसको 5 दिन की या हफ्ते भर की भी दिखा सकते हैं। तो जितना ज्यादा आपका टाइम स्पैन बढ़ता है, जैसे ये मान लो 3 दिन की होगी, अगर मैं इसे 5 से हफ्ते भर की दिखाता हूँ, तो ये और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। अगर मैं महीने की कर देता हूँ, तो फिर ये और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो ज्यादा मतलब बहुत ही कम फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो एक हम लोग टाइम चूज करते हैं कि कौन कितने दिन का रखना है, उसके हिसाब से फिर आप मूविंग एवरेज मतलब शो कर सकते हो, क्योंकि इट शोज स्टेबल ग्रोथ कंपेयर टू नॉर्मल एवरेज। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो हमने देखा था कि आपके ओवर क्रॉस में एक तो आता है पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय का क्या मतलब है कि मेरी टेबल जो है, जो मेरी कैलकुलेशन है, उसको मेरे जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा है अगर, तो मेरी कैलकुलेशन को कस्टमर सेम ही कस्टमर के लेकर, और जैसे ही नया कस्टमर आता है तो रीस्टार्ट कर कैलकुलेशन। सिमिलरली ऑर्डर बाय से क्या हो रहा है, आपकी जो डेटा है वो सॉर्ट हो रहा है प्रॉपर तरीके से, जिस भी तरीके से आप करते हो। एक थर्ड आपका आता है पैरामीटर, विच इज रोज। सो यहाँ पे रोज कर है, तो इसमें रोज में एक सेकेंड, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करता है रोज। सो हमें अगेन देखना था रोलिंग एवरेज, करंट रो पे यहाँ पर आते हैं अगर, कि मेरा करंट रो है जो, और इससे पहले के जो 2 रोज हैं, यही कर रहे थे। अब इससे पहले तो कुछ है नहीं, तो इसने एज इट इज सेम ही वैल्यू दिखा दी। जब ये सेकेंड रो पर आया तो इसको 2 वैल्यूज मिल गई, तो इसने इन दोनों का एवरेज कर दिया। थर्ड पे आया तो इसने ये वाली ली, थर्ड रो, प्लस इससे ऊपर की 2 रोज। फोर्थ पे जब आया तो करंट रो और इससे पहले की 2 रोज, सेम फॉर फिफ्थ, यहाँ पर आया इससे पहले की 2 रोज। तो हम एसक्यूएल को एग्जैक्टली वही बता रहे हैं कि एक काम कर, तू एवरेज और सेल्स निकाल, जैसे ही मेरा कस्टमर आईडी चेंज होता है, मेरी जो कैलकुलेट एवरेज की कैलकुलेशन है, इसे रीस्टार्ट कर, इसको सॉर्ट कर दे ऑर्डर डेट के हिसाब से, ठीक है, एंड मुझे दिखा एवरेज बिटवीन करंट रो, तो जैसे करंट रो ही होगी जब पहले शुरू करते हैं, और इससे पहले की 2 रोज, इससे पहले कुछ है नहीं तो सेम वैल्यू आ गई। फिर आते हैं हम लोग अगेन, करंट रो अब मेरी होगी सेकंड, जब मैं सेकंड रो पे, तो दिस इज माय करंट रो, और प्रीसीडिंग 2 रोज, तो इसमें सिर्फ ये आ रहा है 16.448। थर्ड पे आया, ये दोनों होगी, करंट रो इससे पहले की 2 रो, करंट रो इससे पहले की 2 रो, तो आपकी कैलकुलेशन ऐसे चलती रहती है। सो आप अपना जो विंडो का साइज है वो इस रोज से कंट्रोल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपका जब ओवरक्रॉस यूज करते हैं, हम सिर्फ ऑर्डर बाय दे देते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज देते हैं। पर इसमें पार्टीशन, और जब पार्टीशन बाय नहीं कुछ स्पेसिफाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पूरी टेबल को ही एक पार्टीशन मान लेते हैं।
कि एक ही पार्ट है, इसमें मुझे ओवरऑल कैलकुलेशन करनी है। सिमिलरली जो रोज है, ये भी मैंने ऊपर नहीं लिखा था, राइट? सो कहाँ गया? यहाँ पे मैंने ना तो पार्टीशन बाय लिखा है ना रोज लिखा है। तो जब पार्टीशन बाय में नहीं लिखता हूँ तब तो पूरा कॉलम ही हो गया, पूरा डेटा ही हो गया। जब मैं रोज नहीं लिखता हूँ तो ये क्या कहता है कि अभी जो रोज चल रही है वो ले, और जो सबसे पहली वाली रो है वो वाली ले। तो फर्स्ट रो में अगेन फर्स्ट रो से पहले कुछ है नहीं तो इसने यही ले लिया। सेकेंड रो पे आया तो स्टार्टिंग की रो प्लस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे विंडो का साइज आप देखोगे बढ़ते जा रहा है। पर पहला जो मेरा रो है वो फिक्स रहता है, राइट? तो बाय डिफॉल्ट ये करता है, फर्स्ट रो पे फिक्स रहता है और करंट रो पे जाते रहता है। तो स्टार्ट ऑफ द टेबल से लेके करंट रो तक, ठीक है? कूल। सो दिस इज हाउ यू स्पेसिफाई और विंडो का साइज कि कितने रोज आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? आपके तीन चार फंक्शंस और बचते हैं। पहला आता है लीड। लीड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सो लीड क्या करता है, ये बेसिकली जैसे मान लो ये मेरा एक कॉलम की वैल्यूज है और ये मेरा हेडर हो गया। तो जो हेडर आएगा अगर मैं जैसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अभी, ये तो हेडर वाली रो है, तो ये वैल्यू डिलीट हो जाती है, ठीक है? तो क्या हुआ, बेसिकली मेरे पूरे कॉलम की वैल्यू ली, इसको एक रो ऊपर कर दिया। ये लीड का काम होता है, बेसिकली ये यही काम करता है। ये वैल्यू डिलीट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हेडर आता है और ये टेबल की डेटा रेंज से बाहर निकल जाता है, ठीक है? अब इसका यूज क्या होगा? तो जैसे एक सिंपल यूज केस है, हमारे पास है कस्टमर्स और उनकी ऑर्डर डेट। अब मुझे ये निकालना है कि एक कस्टमर को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है दोबारा ऑर्डर करने में, ठीक है? सो एक बारी पहले देखते हैं। राइट, सो ये मेरे कस्टमर, एक सेकंड को एक चीज और करनी है। So, हाँ, सो ये मेरे कस्टमर्स हैं और उनका ऑर्डर डेट क्या था वो आ रहा है। अब मुझे जैसे देखना है कि इस कस्टमर ने नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करा, तो उसके लिए मैं ये वाली वैल्यू लेके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, क्योंकि ये मेरे दूसरे ऑर्डर की ऑर्डर डेट है। सिमिलरली मैं ये वाला ऑर्डर डेट लूंगा, इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट जो मेरी ऑर्डर डेट है उसे लिया, उसे पेस्ट करा। ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ आपका चलते रहेगा, ठीक है? तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यही वाला कॉलम उठाया और इसको एक रो ऊपर इसके सामने ही लगा दिया, ठीक है? अब ये होगी मेरी ऑर्डर डेट, ये होगी मेरी नेक्स्ट ऑर्डर डेट, ठीक है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूंगा। ये मुझे वैल्यूज दिखा रहे हैं अलग अलग, और सिंपली मुझे क्या करना है, इनका एवरेज निकालना होगा। फिर यही देखना था, राइट, हमें कि ऑन एन एवरेज एक कस्टमर को कितना टाइम लगता है दोबारा ऑर्डर करने में। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, आप नोटिस करोगे जैसे ये वाले यहाँ पे आ रहे हैं नेगेटिव नंबर ऑफ डेज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमारा कस्टमर चेंज हो गया, तो इस वाले कस्टमर को इस कस्टमर की ऑर्डर डेट आ गई। तो यहाँ पे बेसिकली इसका आखिरी ऑर्डर था, इसके बाद इसने कभी ऑर्डर करा ही नहीं, तो यहाँ पे आना चाहिए ब्लैंक, राइट? सिमिलरली ये वाला कस्टमर है, इसने इसके बाद दोबारा कभी ऑर्डर करा नहीं, तो यहाँ पे भी आ जाना चाहिए ब्लैंक। तो हम ये कैसे बता रहे हैं, मतलब इसको हम कैसे बताएंगे अपने विंडो फंक्शन में? हम कहेंगे कि एक काम कर, एक कस्टमर उठा, इसका जितना भी डेटा आ रहा है
उसकी ऑर्डर डेट्स ले, सिर्फ इसी की ऑर्डर डेट्स ले और इसको पेस्ट करते जाओ। तो अगेन ये तो मेरी वैल्यू हटेगी क्योंकि ये टेबल से बाहर चली गई है। नेक्स्ट ऑर्डर डेट, जब मैं कस्टमर बाय कस्टमर चलता हूँ तो यहाँ पे अब मेरा नल आ गया क्योंकि इसने इसके बाद कभी ऑर्डर प्लेस करा नहीं। लाइकवाइज अब मैं अगर इस कस्टमर को देखूं, ये मेरी, ये पहला ऑर्डर है, ये मेरा नेक्स्ट ऑर्डर हो गया। मैंने इतना डेटा चूज करा और इसको एक रो ऊपर करके इसके सामने लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली अब मेरा कस्टमर दोबारा चेंज हुआ, ये इसका पहला ऑर्डर है, ये दूसरा ऑर्डर है। मैंने ये वाली सारी डेट्स ली, इसको एक ऊपर करा, पेस्ट करा, ये इसका पहला ऑर्डर था, नेक्स्ट ऑर्डर हो गया, फिर नेक्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन। ऐसे करते करते आप देखोगे कि यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है हर कस्टमर की लास्ट ऑर्डर डेट पे। तो ये हम कैसे लगाते हैं लॉजिक, पार्टीशन बाय के थ्रू। यही कर रहे थे ना हम लोग पहले भी, कि हमने पहले फिल्टर लगाया था कि एक कस्टमर की जितनी भी डेट्स हैं वो उठा ले और फिर उनको मूव कर दे, राइट। सो आपका एक लीड का ये हो गया। लीड बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी कॉलम आप चूज करोगे, जैसे मैंने ऑर्डर डेट लिखा, ये नया कॉलम बनाएगा जिसमें ऑर्डर डेट एक रो ऊपर आएगी। अब तो जो सेकेंड रो में वैल्यू आ रही है बेसिकली, वो अब मेरी फर्स्ट रो में आ जाएगी। ठीक है, सो अभी जैसे मैंने ये एग्जांपल करा हुआ है जो स्टार्टिंग में करा था, मैंने सारी ऑर्डर डेट्स ले ली और उनको उसके सामने ऐसे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कस्टमर्स के सारे ऑर्डर डेट्स मिक्सअप हो गए, कि एक कस्टमर की ऑर्डर डेट दूसरे कस्टमर पे जा रही है। ये अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं पार्टीशन। तो जैसे ये क्वेरी देखोगे, हाँ, हाँ, सो मैंने अगर ये रन करा, यहाँ पे एक कस्टमर की डेट दूसरे कस्टमर में कंबाइन हो रही है, पर हमें इसको अवॉइड करना है, तो हम सिंपली इसमें पार्टीशन लगा देते हैं। अब अगर देखोगे कि जो ये कस्टमर का लास्ट रो है, इसने जो लास्ट ऑर्डर प्लेस करा है वहां पे नल आ गया। सिमिलरली दूसरा कस्टमर है, उसका जो लास्ट ऑर्डर है उसके सामने नल आ गया। ऑर्डर डेट यहाँ पे आ रही, नेक्स्ट ऑर्डर डेट। तो ये हमारा पार्टीशन बाय के थ्रू सॉल्व हो गया। सो अगेन पार्टीशन बाय क्या कर रहा है, वो हमने कहा कि पार्टीशन कर इसको कस्टमर आईडी के बेसिस पे। तो जहाँ पे भी मेरे कस्टमर आईडी सेम है, ये सिर्फ उतनी डेट्स को ले रहा है। उसने ऑर्डर डेट को लिया, एक रो ऊपर करके एक दूसरे कॉलम में पेस्ट कर दिया। ऐसे ही फिर हम आते हैं नेक्स्ट कस्टमर आईडी पे। एक कस्टमर आईडी, उसकी डेट्स ली, एक रो ऊपर करके उसके सामने पेस्ट कर दिया। ये आपका लीड फंक्शन करता है। उसके अलावा आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कितनी रोज ऊपर भेजना है। जैसे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, पर मैं यहाँ पे 2, 5, 10 जितना भी है उतना लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। सो आफ्टर गेटिंग माई नेक्स्ट ऑर्डर डेट, अब हमें निकालना था कि एवरेज कितना टाइम लगता है। तो मैं सिंपली इनका डिफरेंस निकाल के उनका एवरेज निकाल ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई कि इस कस्टमर को दूसरा ऑर्डर करने में 118 दिन लगते हैं, इसको 95 डेज लगते हैं। ये वाले जो कस्टमर्स हैं इन्होंने कभी दोबारा ऑर्डर करा ही नहीं, एक ही बार ऑर्डर करा है, तो नल आ गया। इनको, इन्होंने भी शायद आई थिंक एक दो ऑर्डर करे होंगे, पर ये हर रोज ही, मतलब इन्होंने जितने भी ऑर्डर करे हैं वो विदाउट एनी गैप करे। तो मतलब अगर, हाँ वो भी हो सकता है, यस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसको एक दिन लगता है टू ऑर्डर ऑन एन एवरेज।
ओके, सो आपके जो विंडो फंक्शंस हैं, यानी कि जो ओवर क्लॉज के साथ आप यूज करते हो, वो आप ग्रुप बाय के साथ नहीं यूज कर सकते। तो जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूँ पूरी क्वेरी, इसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, मैं ऐसे लिख दूँ। मैंने क्या करा, सिंपली पहले जैसे हमारा टाइम स्टैम्प डिफ था, दो डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, एक मेरी स्टार्टिंग डेट होगी और एक एंडिंग डेट होगी। तो मैंने इससे कहा कि चल एंडिंग डेट तो ले ले, ये वाला जो हम लोग कॉलम बना रहे थे ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा एंडिंग डेट हो गया, नेक्स्ट वाला डेट। इसको तो यहीं पे एक साथ लेके इनका डिफरेंस निकाल दे और फिर उनका एवरेज कर दे। पर जब मैं ग्रुप बाय यूज करता हूँ तो मैं ये विंडो फंक्शंस यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ग्रुप बाय से क्या होता है कि आपकी विंडो बचती ही नहीं है, वो मॉडिफाई हो जाती है। तो बेसिकली जैसे मान लो ये मेरा टेबल है, अगर मेरी विंडो स्पेसिफाई करनी है तो वो कुछ ऐसे होगी, ये विंडो बनेगी। पर अगर मैं पहले ही कह दूं कि जो भी कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से मेरी जैसे ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट को एग्रीगेट कर दे, मिन मैक्स निकाल दे या कुछ और कर दे, तो फिर विंडो बची ही नहीं कुछ, राइट। तो इसलिए आपके विंडो फंक्शंस ग्रुप बाय के साथ काम नहीं करते, स्ट्रक्चर नहीं बचता वो जो ओरिजिनल टेबल को होना चाहिए। ठीक है, सो कमिंग ऑन टू योर लास्ट सेट ऑफ फंक्शंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इनफैक्ट इंटरव्यूज में पूछते ही काफी बहुत है। और विंडो फंक्शंस में मेनली आपसे यही वाले ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि बाकी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सम मिन मैक्स निकालना। तो रैंकिंग फंक्शंस बोलते हैं इनको। रैंकिंग फंक्शंस में आपके एसक्यूएल में तीन फंक्शंस होते हैं, रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक। इनका सिंटैक्स अगेन सिमिलर है, जैसे पार्टीशन बाय रो वगैरह लगाना, वी कैन डू दैट। मैंने अभी एक सिंपल सा एग्जांपल यूज करा है, बट जो आपको क्वेश्चन में दूंगा उसमें पार्टीशन बाय लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि ये मेरे पास डेटा आ रहा है कि एक कस्टमर कितना टाइम लगाता है दोबारा ऑर्डर प्लेस करने में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे इन कस्टमर्स को रैंक करना है कि कौन सबसे हमारा बेस्ट कस्टमर है। ठीक है, तो एक फंक्शन हो गया मेरा रो नंबर का। ठीक है, रो नंबर क्या करता है, ये आपकी सारी रोज को एक यूनिक इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और ये एंड हो रहा है 790 पे, जितने कस्टमर्स हैं, सॉरी 788 पे। कुछ कस्टमर्स है जिनका नेक्स्ट ऑर्डर डेट थी नहीं तो वो रैंक नहीं हो रहे, तो ये 788 पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें क्या है, सीक्वेंशियली नंबर आ रहा है रो नंबर के केस में। अगर हम रैंक की बात करें, जो रैंक फंक्शन होता है, राइट, अगर हम रैंक फंक्शन की बात करें, तो अगर मेरा रैंक मतलब जो जैसे मैं इसको कर रहा हूँ कि कितना टाइम उनको दोबारा ऑर्डर करने में लगता है, उस बेसिस पे अगर मेरी ये वैल्यू सेम होती है तो इनका रैंक भी सेम आ रहा है। पर इस आप नोटिस करोगे 1 के बाद सीधा 8 आ रहा है इंस्टेड ऑफ 2। सो रैंक फंक्शन क्या करता है, ये आपकी रैंक को स्किप कर देता है। जैसे मान लो अगर मैं 1 से लेके 7, 7 लोग हैं जिनका सेम रैंक आ रहा है पहले, उन सबको 1 मिल गया, पर फिर 7 के बाद ये सीधा 8 पे शुरू कर देता है, तो यहाँ पे मेरा 8 आ गया रैंक। सिमिलरली देखोगे यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 पर आया, इन दोनों का सेम ही आ रहा है वैल्यू, तो इनका रैंक भी सेम है। पर 13 नहीं आ रहा है इसमें कहीं पे, 13 इसने स्किप कर दिया। ठीक है, तो रैंक बेसिकली इट असाइंस सेम रैंक अगर उनका अंडरलाइन वैल्यू सेम होती है। मतलब जैसे मान लो हम लोग टोटल सेल्स पे रैंक कर रहे हैं, अगर दो कस्टमर्स की सेल्स सेम होगी तो उनका रैंक भी सेम कर देगा, पर फिर वो नेक्स्ट जो रैंक होगी उसे स्किप कर देता है। ठीक है, सो लेट्स से दो कस्टमर्स हैं, जैसे मान लो यही हो गया हमारे। रो नंबर क्या करता है सिंपली, रो नंबर ऐसे एक यूनिक रो इंटीजर वैल्यू दे देगा। ठीक है,
तो बेसिकली रो नंबर ही असाइन कर रहा है, पर रैंक क्या करेगा, इन दोनों का सेम आ रहा है तो इन दोनों की रैंक भी सेम होगी। फिर ये जब इसको देखेगा अच्छा ये दोनों सेम नहीं है, तो ये यहाँ पे 3 असाइन कर देगा, 2 स्किप कर देगा, सीधा 3 पे आ जाएगा। यहाँ पे 4 5 5, यहाँ पे आना चाहिए था 7, सॉरी यहाँ पे मतलब 6 आना चाहिए था आइडियली, पर ये इसको 7 असाइन कर देगा। और डेंस रैंक क्या करता है कि बस जैसे रैंक फंक्शन है कि वो सेम रैंक सेम वैल्यू पे सेम रैंक देता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बस कि ये आपका रैंक स्किप नहीं करता। सो अगेन अगर मैं इसको डेंस रैंक के थ्रू करूंगा, यहाँ पे 1 आ गया दोनों का, इसको 2 दे देगा, 3 4 4 और 5, तो इसमें आपकी रैंक स्किप नहीं होती। तो जनरली रैंकिंग के लिए हम लोग डेंस रैंक यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक टाइप का दे दूंगा, आप लोग ये रिकॉर्डिंग देखना, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेरीज। ओवरऑल मैंने जो क्वेरीज में काम करा है वो एक्सप्लेन कर ही दिया है, इन क्वेरीज को ही रेप्लिकेट करके देखना, ठीक है। एंड कल सुबह तक आई थिंक आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाना चाहिए, तो उसमें एसक्यूएल का सारा जितना भी हमने कवर करा है वो सभी इनकॉर्पोरेट होगा, ठीक है। तो 2 दिन का असाइनमेंट होगा वो, ट्राई टू डू दैट। ये मैं शेयर कर देता हूँ अभी।